वो एनिमल जिनका जीन हमने क्या कर दिया बेटा, मॉडिफाई कर दिया, उनको हम लोग कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो देख लेते हैं कौन कौन से हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल है, हमें पढ़ना है और क्यों बनाते हैं हम ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक, तो यहां पर साफ साफ डेफिनेशन दे रखी है, ये वो एनिमल्स हैं जिनका जीनोम क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। कैसे? बाय इंट्रोडक्शन ऑफ एन एक्स्ट्रा या फॉरेन जीन और बाय मैनिपुलेशन। ठीक, मतलब कि आपने अपनी हरकतों से, यानी कि अपने जो तरीके थे, टेक्नोलॉजी थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उससे आपने उस एनिमल का क्या चेंज कर दिया, जीनोम चेंज कर दिया। अच्छा, जीनोम की डेफिनेशन सबको पता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीनोम? हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल। और कोई हैप्लॉइड डेफिनेशन? सेट, हैप्लॉइड सेट ऑफ व्हाट? क्रोमोसोम्स। हाँ, कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ओके बेटा, तो जीनोम को अगर आप चेंज कर रहे हो किसी भी ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, ठीक है, तो वो कैसा हो जाता है, ट्रांसजेनिक हो जाता है। ठीक है, तो ये जो एनिमल्स हैं जिनका आपने जीनोम चेंज करा, ये क्या कहलाएंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसजेनिक रैट, है ना, ट्रांसजेनिक रैबिट, ट्रांसजेनिक पिग्स, शीप, काव, फिश, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने, सबसे ज्यादा जो ट्रांसजेनिक बनाए गए हैं वो कौन से बनाए गए हैं, ट्रांसजेनिक रैट्स, है ना। 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उनमें 95% क्या है, माइस, चूहिया। ठीक है, बात समझ में आई? आसान बहुत, आज का लेक्चर बहुत ही आसान है। ठीक, तो व्हाट इज ट्रांसजेनिक एनिमल, फिर से पढ़ लेते हैं। दीज आर एनिमल्स हुज जीनोम हैज बीन अल्टर्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ एन extra or foreign gene. The examples of transgenic animals are rats, rabbits, pigs, sheep, cow, and fish. And 95% of the transgenic animal are mice. ठीक है बच्चों? माइस। से फोटो में ग्रीन क्यों दिख रहे हैं? वो रेडिएशन से देखे गए हैं, और कई बार ऐसा होता है कि इन पे लाइट पड़ रही है, हालांकि ऐसे इस कलर का दिखेगा नहीं, वो तो ये रेडिएशन से है और कुछ नहीं है। जो वहां पर कलर होगा जिस जगह ये रखे गए हैं उस वजह से ग्रीन नहीं होंगे, होते सेम कलर के हैं, व्हाइट ही होते हैं। वो कलर वलर पड़ रहा है इस पे। कौन कौन आया? उज्जवल, अरुण, अंजलि, आवाज आ रही तीनों को? यस सर। यस समझ सर। में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही समझने में? नो सर। नो, थैंक यू। तो अब जरा पढ़ेंगे कि इनको क्यों हमने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए, क्यों, क्या जरूरत पड़ गई। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या जरूरत थी आपको ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने की। देखो, पहला जो है मेन मुद्दा है, आपने क्यों बनाया, आपको रेगुलेशन देखना था, जीन किस तरीके से काम करता है किसी की फिजियोलॉजी और किसी को डेवलपमेंट में, जीन का रोल क्या है ना। तो उसकी स्टडी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं। भाई उसमें इंसर्ट कर दोगे, उसमें ऑब्जर्व करते रहोगे, इस जीन कैसे काम कर रहा है, कैसे काम नहीं कर रहा है, इसकी फिजियोलॉजी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक, अब कोई एक जीन है, सपोज करो, दूसरा दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं, दूसरा है टू स्टडी द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। सपोज करो कोई जीन आपका डिजीज कॉज कर रहा है, तो किस तरीके से वो कॉज कर रहा है, क्या क्या चेंजेस कर रहा है, तो इसकी भी स्टडी हम किस में कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक, तीसरा, हमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो वो प्रोडक्ट्स भी हम किस में बना सकते हैं, आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स में। ठीक है, चौथा, आपने कोई वैक्सीन बनाई, वैक्सीन को आप लॉन्च करने से पहले उसकी टेस्टिंग करते हो कि वैक्सीन सेफ है नहीं सेफ है, क्या इंसानों में इस्तेमाल करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या ये जैसे कि अभी कोरोना की चल रही है वैक्सीन की टेस्टिंग, है ना, आपको बताते हैं कोरोना की वैक्सीन लगभग तैयार है, बहुत रोज न्यूज में आता होगा, है ना। वो जब तक मार्केट में लॉन्च नहीं होगी, जब तक ये वाला स्टेप कंप्लीट नहीं हो जाएगा। समझ रहे हो बात बच्चों, सबके समझ में आई जो मैंने बात कही, कि जब तक ये वाला स्टेप नहीं होगा वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग का, तब तक वो लॉन्च नहीं होगी। इसी वजह से क्या हो रहा है कि डिले हो रहा है लॉन्चिंग, है ना। दावा तो बहुत लोग कर रहे हैं कि उन्होंने बना ली है, बनाना ठीक है, आपने बना ली, गुड,
but before launching into the market you must test Tested. whether the vaccine is safe or not, safe for use or not. ठीक है बेटा? Yes, ठीक sir. है। अब अगली चीज क्या होती है कि कोई आप केमिकल दे रहे हैं किसी को, तो उसकी भी टेस्टिंग होती है, सेफ्टी देखी जाती है कि कितना टॉक्सिक है, किस लेवल तक ये टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है। पहले तो देखा है कर रहा है नहीं कर रहा है ना, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है नहीं कर रहा है बॉडी में जाके। ठीक, अगर कर रहा है तो कितने लेवल तक टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, और जिस लेवल तक है क्या उस लेवल तक बॉडी उसको खत्म कर पा रही नहीं कर पा रही। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल में करते हैं, बहुत फायदे हैं। पहला तो यही फायदा कि जैसे कि हम लोग इतने दिनों से बात कर रहे थे इंसुलिन जीन की, कर रहे थे ना बच्चों, Yes, sir. है ना? अब इंसुलिन कैसे फंक्शन करता है, किस तरीके से वो शुगर को कंट्रोल करता है ना, तो वो सब हमने स्टडी कैसे करी इन द वी कैन स्टडी इन द ट्रांसजेनिक एनिमल, है ना, पहला वाला। दूसरा, अब मान लो कि कोई एक जीन है, जैसे कैंसर जीन है फॉर एग्जांपल, ठीक, हमारे बॉडी में होते हैं कैंसर को कॉज करने वाले जीन, तो उनको किस तरीके से वो कैसे एक्टिवेट होते हैं, किस तरीके से डिजीज डेवलप होती है, ये भी हम देख सकते हैं। तीसरा, कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसको भी आप देख सकते हो। एंड फोर्थ इज टेस्टिंग ऑफ वैक्सीन, एंड फिफ्थ इज टेस्टिंग ऑफ केमिकल्स। ये पांचों पॉइंट समझ में आए बच्चों? उज्जवल, Yes, sir. आ गया. सबको समझ में आ गया? आशना? Yes, ठीक sir. है, यस Great. सर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला इसमें अब थोड़ा थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? कि पहला पॉइंट जो था हमारा था टू स्टडी रेगुलेशन ऑफ जीन ऑन नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ठीक है? तो इसमें क्या है, एक ग्रोथ फैक्टर होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुना, जो कि क्या कहलाता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है? तो क्या होता है, अगर हम दूसरी स्पीशीज से जीन आइसोलेट करके, ठीक, और ह्यूमंस में डालते हैं, तो क्या होता है, यहां पर इस फैक्टर की ग्रोथ पे असर पड़ता है। यानी कि एक तो इस फैक्टर का ग्रोथ होना जरूरी है ना? तो हम जीन की एक्टिविटी देखते हैं कि इस पे क्या फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ठीक? सपोज करो, ये बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगी होगी आप लोगों को, Yes, हाँ, sir. थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगी होगी। अच्छा देखो, एक फैक्टर है जिसका नाम है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक? अब हमने एक जीन लिया एक्स, ठीक है बच्चे, हमने एक जीन लिया एक्स। अब ये जीन जो है, इसका हम इफेक्ट देखते हैं कि इस पे क्या पड़ेगा, जो ये ग्रोथ फैक्टर है इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बात समझ में आई? जो ग्रोथ फैक्टर, मान लो कोई प्रोटीन है यार, सिंपल सी बात, ग्रोथ फैक्टर को आप प्रोटीन मान लो, ये प्रोटीन है? और आपने एक एक्स जीन लिया, आप ये देखना चाह रहे हो कि अगर मैं एक्स जीन को बॉडी में इंट्रोड्यूस करूंगा तो क्या मेरी ये प्रोटीन बनेगी नहीं बनेगी, अलग प्रोटीन है, इसको मतलब नहीं है, ठीक है? तो वो हम स्टडी करते हैं किसमें, ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है? Yes, sir. दोबारा समझा सकता हूँ इस पैराग्राफ को मैं, कोई जल्दी नहीं मुझे। Sir, आ गया. बाकी बच्चों के आ गया? चलिए, दूसरा है द स्टडी द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। किसी भी डिजीज के डेवलपमेंट में कि जीन का कंट्रीब्यूशन कितना है, ये जीन कितना रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? वो हम स्टडी कर सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है? सपोज करो कि हमें मालूम है कि दिस पोर्शन ऑफ अ जीन, अगर हम यहाँ पर देखें तो दिस पोर्शन ऑफ अ डीएनए कॉज कैंसर एंड दिस रेड वन इज कैंसर कॉजिंग जीन, ठीक है बेटा? रेड वन क्या है आपका, कैंसर कॉजिंग Cancer causing. gene. What we will do, we isolate this gene and introduce into the mice, and this mice will become transgenic mice, okay? इतना समझ में आया? अब हम देखेंगे कि इसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक,
कि इस जीन की वजह से कितना क्या क्या चेंजेस आता है, किस तरीके से कैंसर डेवलप होता है, किस किस ऑर्गन को फर्क पहुंचाता है, ये कोई भी डिजीज है उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ठीक। क्योंकि हमें जब तक इसके डेवलपमेंट का तरीका नहीं पता लगेगा तब तक उसको हम खत्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बट ट्रांसजेनिक, सर, हाँ बेटा, सर अगर हमने कैंसर का जीन डाल दिया तो सर माइस की तो डेथ हो जानी चाहिए सर, हाँ हम मर स्टडी जाए, कैसे कर पाएंगे? थोड़े मतलब इतना मरेगा तो है ही डेफिनेटली, मगर आपको ये तो पता लग ही जाएगा कि डेवलपमेंट कैसे हुआ था उसमें। आप उसको माइक्रोस्कोपिकली ऐड भाई जब आप डालोगे तो उसको ऑब्जर्व करते रहोगे ना कि ओके आज सर। एक सेल बना, कल 2 सेल बना, ये सेल लंग्स में चले गए या फिर कहाँ पड़ गए, किस तरीके से उन्होंने अपने ऊपर वेन्स डेवलप करी, अपने ऊपर ब्लड सप्लाई डेवलप करी, ठीक है। यस सर। तो वो सब चीजें देखना पड़ती हैं, किस चीज को हम लोग बंद कर दें जो कैंसर सेल मर जाएंगे। तो डेथ तो बहुत सारे एनिमल्स की होती है, मगर इनकी डेथ इसीलिए होती है कि आदमियों की हेल्प हो सके, इंसानों की हेल्प हो सके, है ना। अब बात क्लियर है थोड़ी बहुत। यस सर। तो ट्रांसजेनिक मॉडल बनाए गए हैं बहुत सारी डिजीज के लिए, जैसे कि कैंसर है, सिस्टिक फिब्रोसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और अल्जाइमर्स है। तो हम इनको चाहते हैं कि इनका ट्रीटमेंट हो जाए, बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट हो जाए। तो उन ट्रीटमेंट के लिए पहले तो हमें डेवलपमेंट ऑफ डिजीज को पढ़ना पड़ेगा, डिजीज डेवलप कैसे हुई, उसको पढ़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है बेटा। यस सर। चलिए आगे देखते हैं। अगला है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ये हम लोग तो बहुत पहले से बात कर रहे हैं कि मेनली क्या होता है कि आप लोग चाहते हैं कि आपको प्रोडक्ट बने, ठीक। तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, इसलिए कि हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। सपोज करो एक प्रोटीन है जिसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूं, ह्यूमन प्रोटीन, और उसका नाम है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, एंड दैट इज यूज्ड टू ट्रीट द एम्फाइसीमा। कितने बच्चों को पता है व्हाट इज एम्फाइसीमा? सर डिजीज। अच्छा ठीक है, डिजीज कौन बोला ये? साशना। आशना, वेरी गुड, ये सही है। बेटा एम्फाइसीमा आप देख सकते हो यहाँ पे लंग्स का डिसऑर्डर दिखा रहा है ये, ठीक है। ये लंग्स दिख रहे हैं आपको? इसमें क्या होता है, जो यस सर। जो एल्वुलर वॉल, एल्वुलाई होती है ना, उसकी वॉल जो है वो उसका डैमेज होने लगती है, ठीक है। उसकी वॉल डैमेज होने लगती है, तो जिसकी वजह से आपका सरफेस एरिया जो डिफ्यूजन गैसेस के लिए होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए एक प्रोटीन अच्छा होता है, फायदेमंद होता है, जिसका नाम है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। तो इसको हम प्रोड्यूस कराते हैं फ्रॉम द ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है। अब दूसरा है, आपने सुना होगा, जब आपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का नाम सुना होगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इनका नाम सुना यस सर। यस है ना। सर। देखो डेफिशिएंसी डिजीज है, यस बेसिकली सर। जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें डेफिशिएंसी हो जाती है आपकी फिनाइल एलानेस की, है ना। तो उसमें क्या होता है कि उसका भी ट्रीटमेंट के लिए हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज कर सकते हैं। तो मेन जो आपको याद रखना है वो इसमें ये वाला है, ह्यूमन प्रोटीन, जिसका नाम क्या है, अल्फा एंटी ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ emphysema. And एम्फाइसीमा। emphysema is the alveolar disorder or lung disorder in which the alveolar wall gets damaged and thereby the diffusion area decreases, रिड्यूसेस। है ना, reduces। good, ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? यस सब सर। चलिए अगला और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है बेटा, एक ये जो है, ये इस गाय का नाम है जो है, जिस इसका नाम बेटा रोजी, क्या नाम बेटा? रोजी। रोजी पहली ट्रांसजेनिक काउ है, देखो याद रखना बेटा इसको, कोई इतना ज्यादा वो नहीं है मुश्किल। जैसे आप डॉली याद रखते हो, डॉली याद है ना आपको? यस सर। फर्स्ट क्लोन शीप जो है, पहला क्लोन्ड एनिमल कौन सा? डॉली, वो शीप है। उसी तरीके से आप रोजी याद रखो, रोजी क्या पहली ट्रांसजेनिक काउ है, 1997 में इसको बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है जिसका नाम है
ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, ठीक है। तो इसके दूध में क्या होता है, उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, ठीक। यस जो ये सर। दूध देती है, बात समझ में, ये जो मिल्क प्रोड्यूस करती है, तो इसके मिल्क प्रोडक्शन में क्या होता है कि ये जो प्रोटीन है अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, ठीक है, बेसिकली इट इज अ ह्यूमन प्रोटीन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, ठीक। तो ये जो काव है, इसको इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें इस प्रोटीन की क्वांटिटी क्या हो, ज्यादा हो एज कंपेयर टू नॉर्मल वाली। हाँ, नेचुरल काउ मिल्क, ठीक है बेटा, नॉर्मल वाली जो काउ मिल्क है। अब कितना होती है इसमें, 2.4 ग्राम पर लीटर। लीटर। समझ में आया बेटा? अंजलि, अरुण, रिया, स्नेहा, यस उज्जवल, सर। यस सर। यस सर, आ गया। कहीं कोई डाउट हो तो बच्चों यस पूछ सर। लो। नहीं आ रहा सर समझ में, कोई वो नहीं है। अभी तुम्हारा कल का लेक्चर मिस हो गया था ना, तो उसमें कोई वाली बात नहीं। अगर आपको नहीं आ रहा है सर, दोबारा मैं बता दूंगा, कोई वो नहीं है, क्योंकि 2-4 स्लाइड्स आएंगी, खत्म हो जाएगा चैप्टर ये, और टाइम बहुत है हमारे पास। नहीं समझा ना, आगे बढ़ाओ। यस सर। अगला क्या है, वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग, ठीक है। पहले हम लोग मंकीज का यूज करते थे, ठीक, पहले हम मंकीज का यूज करते थे वैक्सीन टेस्टिंग के लिए, मगर अब क्या है, हमने ट्रांसजेनिक माइस बना लिए हैं, ठीक है, और हम लोग टेस्ट करते हैं वैक्सीन को। जैसे कि अभी क्या मार्केट में चलती है, पोलियो वैक्सीन हम लोग यूज करते हैं। तो किन पे यूज करते हैं बेटा, ट्रांसजेनिक माइस। माइस पे। तो बहुत आसान सा है, बिना टेस्टिंग के आप कुछ भी लॉन्च नहीं कर सकते। क्लियर है सबको? यस सर। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, बेटा बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर हम वो जीन इंसर्ट करते हैं जो कि उन टॉक्सिक के अगेंस्ट ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इसकी टेस्टिंग के लिए भी हम माइस का या ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं। देखो इस तरीके से करा जाता है, आप देख सकते हो, ये क्या, वो केमिकल डालना है माइस में, और माइस आपका उस पे रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है बेटा। यस सर। और इसमें कोई भी दुखी होने वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं स्नेहा के सवाल पे, जो स्नेहा ने पहले दिन लेक्चर में सवाल, या पहले या दूसरा दिन था, स्नेहा ने पूछा था, सर हम ऐसे ही किसी चीज को करते रहेंगे, किसी का भी जीन छेड़छाड़ करते रहेंगे? नहीं, है ना, नहीं कर सकते। उस क्या है, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा एथिकल इश्यूज, है ना, कि इसके एथिकल इश्यूज क्या है। अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर द एथिकल इश्यूज। देखो सबसे पहले क्या आ सकती है आपको प्रॉब्लम, कि आपने जो रिजल्ट सोचे नहीं है वो रिजल्ट आने लगे। बात समझ में आ रही है, कि आपने मन हुआ कि आप चाह रहे हो कि जैसे कि आपकी ऑस्ट्रिच है, और आपकी मैं कहूँ ईगल है, ठीक, ठीक है। तो यू नो दैट ईगल इज फास्टेस्ट बर्ड एंड ऑस्ट्रिच इज फ्लाइटलेस। तो आप चाह रहे हो कि ऑस्ट्रिच और ईगल का मैं क्या बना दूं, कॉम्बो, हाइब्रिड बना दूं, है। तो दो, और ऑस्ट्रिच की उसमें वो आ जाए, क्या कहते हैं, पावर स्ट्रेंथ आ जाए, और ईगल का आप लोग विजन और फ्लाइट मोड ले लो। तो हर ऑर्गेनिज्म को अगर आप छेड़छाड़ करेंगे ना, तो क्या होगा कि प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, फिर ये जो इकोसिस्टम है ये बिगड़ जाएगा, ठीक। और रिजल्ट आपके अनप्रेडिक्टेड आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम एक मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, सुना होगा आपने नाम इसका, ठीक। उस फ्यूजन को करके एक फूड बनाया गया था, एक फूड कह रहा हूं मैं, एक प्रोडक्ट बनाया गया था, इसको कहते हैं पोमैटो, टमाटर और पोटैटो का मिक्सचर था, मगर वो किसी लायक नहीं था, तो मार्केट में लॉन्च भी नहीं किया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका जो काम है वो फायदेमंद ही हो, वो नुकसानदायक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कहानी की तरह सुन लो।
तो और बहुत सारी चीजों के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हर स्पीशीज के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो नई स्पीशीज बन जाएगी, तो उसको संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए इंडिया ने, यहाँ पर सवाल है आपका, इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम दिया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी। ध्यान रखना, ये सवाल है बेटा, ये आ चुका है, 2 बार आ चुका है नीट में। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो डिसीजन लेती है कि कितना आपका जो जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च है वो कितनी वैलिड है ना, और जिन ऑर्गेनिज्म पे आप ये काम कर रहे हो उनकी सेफ्टी क्या है, ठीक है, उनकी सेफ्टी क्या है। तो आप कोई भी काम ऐसे नहीं कर सकते। मान लो कि आपको टेक्निक सिखा दी गई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सिखा दी गई, तो आप ये नहीं कि आप आराम से किसी भी ऑर्गेनिज्म को लोगे, उसका जीन आइसोलेट कर लोगे और किसी ऑर्गेनिज्म में डालने लगोगे, नहीं। इसके लिए क्या बनाई गई है, एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो कि आपकी इन रिसर्च पे नजर रखती है। ठीक है बेटा। यस सर। और ये सवाल आता है जीईएसी की फुल फॉर्म के साथ, ठीक है। जीईएसी की फुल फॉर्म क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाइड कमेटी और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो आंसर होगा आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल। कमेटी। ए से वो कुछ भी डाल सकते हैं, एप्रिसिएशन है ना, अपलॉड, कुछ भी, आपको अप्रूवल याद रखना है, ठीक है। समझ में यस आया? सर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। बायोपायरेसी, पायरेसी सब बच्चे जानते हैं ना? उज्जवल, अरुण, पायरेसी पता है ना क्या होता है? नो सर। नहीं पता। अच्छा बेटा, अगर कोई चीज है, जैसे कि मान लो, मेरी आवाज लौट के आ रही है, ओके। अब ये एक सीडी है, दैट इज ओरिजिनल, ठीक, ये एक ओरिजिनल सीडी है। अब क्या करा, इस ओरिजिनल सीडी की बिना इनसे पूछे, जिनकी सीडी है ये, जैसे मान लो कोई नई, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ जो आजकल होता ही है, कोई मूवी आई, ठीक, मूवी की सीडी आई, सीडी की तो पायरेट का मतलब चोरी करना। हाँ समझ में आ गया, चोरी करना, और उसकी बहुत सारी कॉपी बना के बिना उसको ओनर को बताया मार्केट में डाल दी 50-50 रुपए में, ये क्या कहलाता है बेटा? पायरेसी, ठीक। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की चोरी करना क्या कहलाएगा बेटा? बायोपायरेसी। आप समझ में आई बात? हमने इतनी मेहनत से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हाइब्रिड बनाए, और उस हाइब्रिड को बिना हमें बताए हुए दुनिया में दूसरे लोग मार्केट में यूज करने लगे, उस टेक्नोलॉजी को चुराने लगे, तो ये सब क्या कहलाता है बेटा? बायोपायरेसी। बायोपायरेसी, ठीक है। जैसे कि आपका मान लो एक चावल है बासमती, ठीक, बासमती आपका हाइब्रिड वैरायटी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ठीक, हाइब्रिड वैरायटी है, क्रॉस करके बनाया जाता है, ठीक। अब इस बासमती को इंडियन वैरायटी है, ठीक। अभी क्या हुआ था कि एक टेक्सास की कंपनी थी, उसने क्या काम करा, इसको बासमती को बिना इंडिया को पूछे अपना राइस निकालने लगे, बासमती से लेके टाक्समती, टेक्सास के थे, तो उनपे केस कर दिया गया और वो केस हार गए थे, हम लोग जीत गए थे। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि अगर बायो रिसोर्सेज का यूज करते हैं, ठीक, या फिर मल्टी नेशनल कंपनीज बायो रिसोर्सेज का यूज करती हैं बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के, किसके, जिस कंट्री का वो प्रोडक्ट है या फिर जिस पीपल का वो प्रोडक्ट है, बात समझ में आई? अगर आप बिना उनकी इजाजत के ये चीजें करते हो तो वो क्या कहलाता बेटा? बायोपायरेसी। बायोपायरेसी। ठीक है। अब जैसे कि आपको मालूम है कि दूध की जो यूपी में कौन कौन सी डेयरी है बेटा जो आता है? मदर्स डेयरी आता है, पराग आता अमूल। है, अमूल आता है ना। तो अभी क्या होगा कि ये जो फैक्ट्रीज हैं, जो ये डेयरीज बनती हैं बहुत बड़े बड़े, पहले तो अमूल का था, हो सकता है कि अमूल से लाइसेंस लिया गया हो, प्रॉपर ऑथराइजेशन लिया गया हो अमूल से
कि भाई हम अपना डेयरी खोलना चाह रहे हैं और आप हमें थोड़ा सा ये पैसा ले लें, ये तरीका होता है बेटा, पैसा ले लें और हमें अपना आप पेटेंट दे दें, जो आप तरीका है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरीके से इस्तेमाल करा जा सकता है। अब कोई बिना उसके कर रहा है तो वो दिक्कत है ना। जैसे आता है एडिडास का अबिडास, है ना, प्यूमा का पूमे, तो ये सब कॉपी है, बायोपैरेसीज है। क्लियर? तो ये सब समझ में आया? आसान चीज है, कोई मुश्किल तो होगा नहीं इसको समझना, नो सर। है ना। बिना किसी प्रॉपर ऑथराइजेशन के आप यूज नहीं कर सकते किसी भी बायो रिसोर्स को, वो कहलाता है बेटा बायोपैरेसी। लास्ट टॉपिक है ये। बासमती राइस का एक अपना महक होती है, अरोमा होता है और उसका अपना एक टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है। इंडिया के पास लगभग 27 वैरायटी है बासमती की, ठीक है। जब केस ओवर हो गया 1997 में, अमेरिकन कंपनी ने क्या लिया? पेटेंट लिया। पेटेंट का मतलब अधिकार लिया, किस पे? बासमती राइस पे। बिकॉज बासमती से। इंडिया का था, बिना पेटेंट लिए आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। अब वहां पर क्या हुआ, उस कंपनी को अलाउ हो गया कि आप नई वैरायटी बासमती की बेच सकते हैं, ठीक है। वैसे ये जो वैरायटी थी ये इंडिया की वैरायटी थी, इंडिया से उन्होंने पेटेंट लिया, फिर वो अपनी मार्केट में बेचो चाहे कुछ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद क्या रखना है कि इंडियन जो बासमती है क्या है, वो सेमी डॉर्फ वैरायटी है, ठीक। और ये आपकी यूएस ने, या सॉरी अमेरिका ने पेटेंट कर रखी है, ठीक है बच्चों। यस सर। कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। हाँ, सर एस्टिमेटेड वाली क्या होता है सर? अब इसके बाद साफ नहीं है, कुछ समझा? क्या क्या बोला, दोबारा बोलना बेटा। एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड, अंदाजन। एस्टिमेशन लगाना, अंदाजा लगाना। कहां पर? अभी तो मैंने एस्टिमेशन का वर्ड पढ़ा है क्या मैंने? सर पूछ रहे थे एनसीईआरटी में दिया था सर। अच्छा अच्छा, एनसीईआरटी में दिया था। एस्टिमेटेड का मतलब होता है कि अंदाजे से, अप्रोक्सीमेटली, अंदाजा लगाना कि एस्टिमेटेड कितना होगा, कितना एस्टिमेशन है ना, आइडिया लगाना, अंदाजा लगाना, ठीक है। ओके सर। ठीक है। बायोपैरेसी में क्या है कि मेनली क्या है, क्यों करा जाता है बायोपैरेसी, क्यों करते हैं? ये एक लॉ डेवलप करा जाता है जिससे कि किसी भी चीज का अनऑथराइज एक्सप्लॉयटेशन ना हो, बायो रिसोर्सेज का, आप कहीं भी किसी को दे दें, ठीक है। तो इसके लिए इंडियन पार्लियामेंट ने बिल भी पास करा, ठीक है, जिसकी आप अगर इसको करते हैं तो आपको सजा हो सकती है, ठीक है बेटा। यस सर। यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है बायोपैरेसी पे, और नेक्स्ट चैप्टर आपको जो पढ़ना है बता दो मुझे एक बार। हाँ, चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पे। कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं? आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया ही नहीं यस हुआ, ये सर। बताओ। सर नहीं हुआ सर, एमबीआई नो पढ़ना है। सर।